नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बॉर्डर एरिया के जिले हैं उनके एसपी की आला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। और जिसके बाद से हमारे देश के अंदर जो हाफ फ्रंट है वो भी परेशान है और जियो पॉलिटिक्स में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस बैठक में ऐसा क्या हुआ है सर, जिससे ये सब कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? अंजू देखिए, आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और उसी को बताने का प्रयास किया गया है इस प्रकार के बॉर्डर एरियाज के एसपीज और आला अधिकारियों के साथ बैठक करके। और एक निर्णय लिया गया है कि घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए 100%। उसके अलावा देखिए, आज घुसपैठ बॉर्डर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहां से आतंकवादी आ रहे हैं। आज बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं, नार्कोटिक्स आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज घुसपैठिए आ रहे हैं। और ये घुसपैठिए कौन है? ये घुसपैठियों को ला करके उनको एक अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करके और उसको कंसोलिडेट करने का काम जो दूसरा फ्रंट कर रहा था, जिसको हाफ फ्रंट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। देखिए, ड्रग्स से उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा। ड्रग का जो पैसा है उसको इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाने में प्रयोग में लाया जाता था, वो पैसे के ऊपर लगाम लगेगी। नार्कोटिक्स की बात कर रहे हैं, हथियार आने वहां से कम हो जाएंगे। साइबर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक साइबर का एंगल भी उतना का उतना इंपॉर्टेंट होता है और वो भी कहीं ना कहीं इस स्मार्ट इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ प्रभावित होगा। तो सबसे बड़ी चीज, घुसपैठ पर रोक लगेगी, उससे आपका जो वोट बैंक कंसोलिडेशन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार पड़ेगी। दूसरा, ड्रग्स के ऊपर बहुत बड़ी रोक, बहुत बड़ा प्रहार होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रोन आज की तारीख में दुनिया का जो वॉरफेयर का एक नया आयाम बन चुका है। और ये न केवल वॉरफेयर का, बल्कि इस ड्रोन का प्रयोग करके आप ड्रग्स को सप्लाई कर सकते हैं, वेपन्स को सप्लाई कर सकते हैं, एम्युनिशन और आर्म्स को सप्लाई कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं लीफलेट फैला करके। तो बहुत तमाम चीजें इस ड्रोन एक्टिविटी से की जा सकती हैं। और अब ये जो हम नए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो बॉर्डर मैनेजमेंट इस बात पे स्ट्रेस करता है कि आप हरकत खतरा आने से पहले उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उसको समझो, उसको वहीं के वहीं खतरा बनने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करो। तो ये पॉलिसी जो है वो रिएक्टिव नहीं है। पहले जो सिर्फ अगर हम बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे थे बीएसएफ या किसी की मदद से, तो वो रिएक्टिव था कि आया कोई तो आपने रिएक्ट करके उसको रोका। ये पॉलिसी प्रोएक्टिव है। अब हम इस बात को मेक श्योर करेंगे ये कि खास करके जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। वो इसलिए कि सबसे ज्यादा घुसपैठ वहां से हो रही है, वहां पर अभी भी गैप्स हैं बॉर्डर फेंसिंग में। तो मेरा ये मानना है कि जो अल्ट्रा मॉडर्न एआई एनेबल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जिसका अमित शाह ने एक डंका बजाया है, वो इस चीज को रोकने में कामयाब रहेगा। और सबसे बड़ा आघात मुझे लगता है जो हाफ फ्रंट यहां पर है, जो कि थ्राइव कर रहा था इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर, उसको नुकसान होगा। एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है इसका, और वो मैसेज पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से जा रहा है, और खास करके हमारे जो इमीडिएट नेबरहुड है उसमें जा रहा है कि हम अपने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज अब करने वाले नहीं हैं। किसी भी प्रकार की इलीगल गतिविधि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के रास्ते से हमारे देश को अब मंजूर नहीं है, और इसको बहुत सख्ती के साथ इससे निपटा जाएगा। और इस बात का यकीन किया जाएगा कि आने वाले 3 वर्षों में भारत कहीं ना कहीं ड्रग फ्री देश बन करके उभर करके सामने आए। इस पे बहुत बड़ी तवज्जो मुझे लगता है आपके गृह मंत्री ने दी है।
सर, और म्यांमार के साथ भी हमारा लगभग 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर लगता है, और वहां पर जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा कि वहां की आर्मी ने किस तरह से वो जो रोहिंग्यास के साथ अराकान आर्मी है उसके ठिकानों पर हमला किया, वहां से भी तो बड़े पैमाने पर ड्रग्स का, नारकोटिक्स का धंधा होता है, और ये जो आतंकवाद है सर, उसको वहीं से तो पैसा दिया जाता है। तो ये सारी गतिविधियां जो हो रही हैं, इन पर भी तो पैनी नजर है गृह मंत्री की। बिल्कुल बिल्कुल पहली नजर है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो 1610 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसके बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इस बॉर्डर के ऊपर एक रिजीम काम करती है, उसको बोलते हैं फ्री मूव रिजीम। ये फ्री मूव रिजीम ये है कि आप इस बॉर्डर पर, क्योंकि आपके सगे सगे संबंधी दोनों तरफ हैं, इस बॉर्डर पर फ्रीली बिना डॉक्यूमेंट्स के मूवमेंट कर सकते थे। पहले ये 40 किलोमीटर तक था, अब इसको कम करके 16 किलोमीटर कर दिया गया है, और यही वजह थी कि यहां पर कभी भी बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हुई। जो आप बता रहे हैं बॉर्डर फेंसिंग, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बॉर्डर फेंसिंग शुरू हो चुकी है, और कई 100 किलोमीटर बॉर्डर की फेंसिंग मुझे को लगता है खत्म होने वाली है या अंतिम चरणों में है। ये बहुत जबरदस्त मैसेजिंग है, जो कि वहां के लोग किसी न किसी तरीके से इंफिल्ट्रेट करके भारत में आने का प्रयास कर रहे थे। और जो इंटरनल डायनामिक्स म्यांमार की है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उस इंटरनल डायनामिक्स के चलते वहां के रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर दबाव, और वो भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करते थे, उसको बड़ा भारी मुझे लगता है उसको आसानी से हम चेक कर पाएंगे। इससे क्या होता है, देखिए कैसे आप इसको चेक करेंगे कि इसका मूवमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, एआई से डिटेक्शन होगा, और उसके बाद पूरा का पूरा एक ग्रिड, तभी उन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम निकाला, ग्रिड बनाया जाएगा, और वो ग्रिड ये करेगा कि आपके पास डिटेक्शन के साधन हैं, आपके पास आइडेंटिफिकेशन के साधन हैं, और फिर आपके पास उसको न्यूट्रलाइज करने के साधन हैं। तो ये एक कंबाइंड एक एक ग्रिड बनाया जाएगा, जिससे कि हम बहुत शक्ति के साथ बॉर्डर से, बॉर्डर पार से घुसपैठ को और ड्रग को भारत में आने से रोक पाएंगे। और एक बहुत बड़ी जो मेरे हिसाब से जो जो खतरा है वो ड्रोन का है, ड्रोन के इस्तेमाल का है। अगर आप याद करें तो वो जो यूक्रेन का जो एक सीआईए का एजेंट है वेन डाइक, वो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ड्रोन का ट्रेनिंग लोगों को देने का प्रयास कर रहा था। ये चीज रिलेटेड है अंजू, ये कोई ऐसा अचानक से हुआ हुआ किस्सा नहीं है। वो किसी मिशन के साथ भारतवर्ष में आया हुआ था, और उसको ज्ञान था इस बात का कि किस स्थान पर इसकी सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका हो सकता है, और इसी वजह से वो उस इलाके में जाकर के लोगों को ड्रोन की, शायद कुछ यूक्रेनियंस की मदद से ड्रोन की ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहा था। ये एक एक गहरी साजिश का मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा हिस्सा रहा, और बहुत बेहतर हुआ कि उसको पकड़ लिया गया, और काफी राज अंजू इससे उगले जाएंगे और हमारे सामने निकल करके आएंगे। सर, जैसे आपने कहा ना, फ्री मूवमेंट थी म्यांमार के साथ और भारत के साथ जो बॉर्डर था वहां पर, अगर वहां पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ेबंदी, फेंसिंग हो रही है, वो भी बहुत हाई टेक, दुनिया में शायद ऐसा बॉर्डर का फेंसिंग कहीं नहीं होगा जैसा भारत करने जा रहा है। तो सर, ये तो बहुत बड़ा झटका है चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए, क्योंकि जो मैथ्यूज वेंडाइक आया था, जो सीआई का एजेंट है, वो इसी फ्री मूवमेंट का फायदा उठाकर ही तो भारत के कोलकाता में उतरता है जहाज से, टूरिस्ट वीजा लेता है, और बिना किसी डॉक्यूमेंट के सीधे म्यांमार में घुस जाता है उस बॉर्डर में। तो आप सोचिए इस चीज का फायदा कितना उठाया जा रहा होगा चाइना के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, इस चीज का फायदा उठा करके कई चीजें की जा रही हैं। भारत की जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, यहाँ पर आकर के भारत के लोगों में यहाँ आकर के ड्रग का यहाँ पर प्रभाव बढ़ाना। देखिए, ये जो बॉर्डर सिक्योर बॉर्डर था, इस प्रकार का खुला बॉर्डर था, और जहां पर किसी डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं थी। 40 किलोमीटर तक अंजू, माइंड यू, 40 किलोमीटर तक आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते थे बिना डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद शायद 16 किलोमीटर कर दिया गया था आज से 10-12 साल पहले। आज स्टेटस उसका, और इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये फेंस हो रही है, तो अब बिना डॉक्यूमेंट के भी अगर आप आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई चेक जरूर होगा, क्योंकि फेंस आप बिना बिना उसके पार नहीं कर सकते। तो आप बाध्य होंगे कि जहां हमारे जो जो गेट्स हैं वहीं से आप आए। तो ये वहां से कौन तस्करी करवा रहा था? वो तस्करी हो रही थी अमेरिका के नेफेरियस डिजाइन की वजह से, और चीन अपना जो इन्फ्लुएंस म्यांमार और बांग्लादेश में बना रहा है,
एक देखिए एक और सुपर पावर राइवलरी का एंगल भी यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। अमेरिका क्या चाह रहा है कि जो चीन अपने पैठ बढ़ाता जा रहा है इस इलाके में, और उसके थ्रू वो उसका इवेंचुअल एम है कि किसी प्रकार से हिंद महासागर पे, जो कि उसके लिए कॉमर्शियल तरीके उसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है चाइना के लिए, उसके ऊपर कैसे प्रभाव बनाए। तो उसी प्रभाव को नलीफाई करने के लिए अमेरिका अपनी यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में जो हरकतें हो रही हैं, या रखैन प्रोविंस जो म्यांमार की है, वहां किस प्रकार से अमेरिका अपना प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो चीजें, इस प्रकार का बेहतरीन जो हम एआई एनेबल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हैं, उससे दोनों के पास एक संदेश जा रहा है, और न केवल संदेश जा रहा है, उन दोनों के डिजाइन्स को हम वहां पर नलीफाई करने में काबिल होने की पूरी पूरी संभावना है। ये प्रोएक्टिव सिस्टम है, मैंने पहले भी कहा, ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है। लॉन्ग रेंज पे कोई भी हरकत होगी अनयूजुअल, उसको डिटेक्ट करके और आइडेंटिफाई करके उसको बराबर किया जाए। सर, जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उस पर तो फेंसिंग का काम जोर शोर से चल रहा है। पहले वहां जमीन नहीं दी जा रही थी, अब जमीन भी मिल चुकी है, काम हो रहा है। म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था शायद, और शायद इसी का, जैसे हमने बात किया, फायदा उठा रहे थे। और ये जो नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर है सर, इस पर जो पोरस है ये बॉर्डर भी, तो यहाँ से भी तो आवाजाही पर कोई रोक नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन वहां पर भी तो काम करने की जरूरत है। शायद इस बैठक में गृह मंत्री ने उस तरफ भी ध्यान दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए उस तरफ ध्यान कैसे दिया, आप वहां का पोरस बॉर्डर है, हमारे नेपाल के साथ अलग प्रकार के संबंध हैं। रोटी बेटी का हमारा नाता है उनसे, ये अलग संबंध है। तो आप वहां पर फेंसिंग करना, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सही निर्णय होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है, जब आप बॉर्डर एरियाज की बात कर रहे हैं, और जब आप बॉर्डर एरियाज की डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अंतर जो पड़ा है डेमोग्राफी में, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो नेपाल के बॉर्डर पे पड़ा है। और नेपाल के बॉर्डर पे दोनों तरफ, न केवल भारत की साइड में, बल्कि नेपाल के बॉर्डर में, जो नेपाल का तरह का अपना खुद का क्षेत्र है, वहां पर भी जो इस प्रकार की डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। बहुत ज्यादा अवैध मदरसे और मस्जिदें वहां पर मशरूमिंग उनका हुआ है। तो इस चीज को बिल्कुल निश्चित रूप से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करते हुए जो कि ऑफेंसिव हो, और नेपाल को इस प्रकार का संदेश जाए कि आप इस बॉर्डर पे हम अपने आप को थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपके साथ बॉर्डर पर फेंस करना चाहते हैं। बिना ऑफेंसिव हुए हमको उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को एड्रेस करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार का जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होएगा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप फेंस लगा के ही उसको मैनेज कर रहे हैं। आपके पास सेंसर हैं, आपके पास बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो वहां पर आपको इस प्रकार की एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस बना करके तरीका दे सकता है, जिससे कि आप वहां पर ऐसा बिना फिजिकल वहां पर बॉर्डर बाउंड्री बनाए हुए, आप स्मार्ट फेंसिंग के तौर पे वहां पर आप इसके ऊपर अच्छी तरह से नजर रख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अक्सर इस बॉर्डर को नेग्लेक्ट किया जाता है। वो बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पहले भी कितने आतंकवादी, IC-814 वाले आतंकवादी भी इसी रास्ते से कहीं ना कहीं घुसे थे भारत में। तो मेरा ये इसको भी हमको करने की आवश्यकता है। और बहुत अच्छी बात है कि आज हमारा गृह मंत्रालय इस चीज को बहुत संजीदगी से ले रहा है, और यहां पर न केवल वहां वहां का जो बहुत डेमोग्राफी चेंजेस हुए उनको, बल्कि और भी किसी भी प्रकार के अनऑथराइज्ड इलीगल मूवमेंट को पूरी तरह से चेक करके बंद करने की जो जो पहल गृह मंत्रालय ने ली है, मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतरीन पहल है। सर, जैसे आपने कहा ना, डेमोग्राफिक चेंज, जो बॉर्डर एरिया है उनमें बड़ी अचानक से एक जमात की आबादी बढ़ गई। ये हमने बंगाल में भी देखा, ये हम जैसे नेपाल के साथ हमारा जो बॉर्डर है वहां भी देख रहे हैं। और इसी बात को लेकर शायद बौखलाए घूम रहे ओवैसी, क्योंकि ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमित शाह बैठक करते हैं तो याद रखिए कि वो आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता, खाली हवाई फायरिंग नहीं की जाती है, कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम हो रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, ये कह रहे हैं ओवैसी। किस तरह से आप उनकी स्टेटमेंट को देख रहे हैं?
देखिए अंजू, इससे पहले कि उनकी स्टेटमेंट को हम एनालाइज करें, पहली बात मैं ये बता सकता हूं कि एनआरसी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। और अगर वो एनआरसी लागू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहतरीन कदम होगा, क्योंकि एनआरसी को इन लोगों ने इसको एक एक गलत किस्म का नैरेटिव बना करके इस एनआरसी के बारे में भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। एनआरसी भारत के लिए बहुत बेहतर कदम है, पहली बात। दूसरी बात, एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आपके देश के गृह मंत्री के लिए कि जब भी कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं, कोई मिस फायर जो है, हवाई फायर नहीं हो रहा है, वो कोई ना कोई प्लान बना करके आए हैं। और उनका प्लान अंजू मैं आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। उनका प्लान है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, उसको सुदृढ़ करना, भारत के अपने नागरिकों को, चाहे वो हिंदू है मुसलमान कोई भी हो, अपने नागरिकों को का हक किसी और दूसरे को नहीं मारने देने का प्रयास करना, और भारत के जो बॉर्डर्स हैं उनको नार्कोटिक्स, हथियार और हर प्रकार की इलीगल चीजों और ड्रोन वॉरफेयर से सुरक्षित करना, ये उनका उद्देश्य है। अब इनको क्या तकलीफ हो रही है? देखिए, एसआईआर लागू हुआ, जो काफी सारे लोग थे जो इलीगल वोटर्स थे, जो जो जो, जो कार्ड बना करके इन्होंने एक पूरा घुसपैठियों का ग्रुप बना रखा था, उनको बाहर हुए। जो लोग जीवित नहीं है उनको बाहर किया गया, और परिणाम आपके सामने है। और वो परिणाम जब आया तो अब ओवैसी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका असर उस पर ना हो, क्योंकि ये जो वहां से आ रहा है वोट बैंक, उसको उसकी बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। और अगर आप उस वोट बैंक के आगमन के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद कर देंगे तो उनको वो अपनी राजनीतिक रोटियां कहां सेकेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर ओवैसी का ये कहना सिर्फ इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जो घुसपैठ हो रही थी वो पूरी तरह से बंद होगी, उससे इनको राजनीतिक नुकसान होने की संभावना है। और मैं एक बात और बताता हूं अंजू, ये जो यहाँ का जो मुसलमान है उसको भी ये बात उसको समझता है इस बात को कि जो बाहर से घुसपैठिया, जो कि हमारा नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, वो उनके हक को मार रहा है। ये बात आज का मुसलमान अच्छी बात भली भांति समझ रहा है, और इसी से घबराहट है ओवैसी जैसे लोगों को, या उसके जैसे और कई यहाँ पर दल घूम रहे हैं जो जो कि अपना सारा काम इसी वजह से चला रहे थे, उनको उनको भी इससे बहुत ज्यादा मुझे लगता है दबाव है। और यही वजह है कि ओवैसी इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ओवैसी का स्टेटमेंट सच हो जाए और भारत में एनआरसी लागू हो, क्योंकि वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्तंभ बन सकता है। सर, यहां तक दावा किया है ओवैसी ने कि गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमीशन बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, जहां जहां आबादी अचानक बढ़ गई है, वहां वहां ये कमीशन काम देगा। तो सर, अगर बाहर से आए हुए लोगों को की आबादी कैसे बढ़ी उस पर नजर रखने के लिए कमीशन बनाया जा रहा है, तो इसमें ओवैसी के पेट में दर्द क्यों होनी चाहिए? वो तो बाहर ही नहीं है ना, वो तो इसी देश के हैं, तो उनको तो इसी देश के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत की बात की, तो अब भी उनको भारत की बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से करनी चाहिए। देखिए, ये जो यहाँ पर एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया है, आज आप दुनिया में कहीं भी नजर उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मुसलमान मुसलमान सारे 57 के 57 देश आपस में एक दूसरे से घुले मिले हैं। आज जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, वो सारे इस्लामिक कंट्री पे हो रहे हैं। वो कौन सा आरएसएस के ऊपर हमले कर रहे हैं? तो ये जो बात है, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपना राष्ट्रहित देखने की आवश्यकता है। आप भारतीय हैं और आप भारतीय की नजर से भारत को देखें। और अगर लगता है कि इस प्रकार का डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग या डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं पूरे बॉर्डर एरियाज में, या हम सिर्फ नेपाल और बंगाल की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान की बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां देखिए, तो ये पूरे बॉर्डर में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंड से देखने की आवश्यकता है कि क्या अगर उनमें कुछ लोग ऐसे, आप मुझे बताइए कि कैसे कोई टेररिस्ट आकर के हेडली या इस पर तहव्वुर राना जैसे लोग महीने महीने 6-6 8-8 महीने यहाँ रह जाते हैं। वो इसीलिए रह जाते हैं कि जो लोग वहां से आकर के, जिन्होंने भारत में एक इकोसिस्टम तैयार कर लिया है, जाल बना लिया है, वो जाल उनकी मदद करता है। और अगर
उस जाल को तोड़ने के लिए इस प्रकार का एक प्रयोग किया जा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से राष्ट्र हित के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज है। और ओवैसी को इसको वेलकम करने की आवश्यकता है। मैं बता सकता हूं, अगर ओवैसी इसको वेलकम करेंगे तो जो सम्मान उसका उनका ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा था, उतना ही सम्मान और बढ़ेगा। ये भारत है जहां पर जाति पाति और धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो सारे 80% वोट बीजेपी को जाते। तो ये इस प्रकार की अगर वो बात राष्ट्रहित की करेंगे तो उनको बहुत बड़ा एक ऐसा चंक उनका समर्थक बन सकता है जो कि उनके कहीं ना कहीं उनके मजहब से या उससे नहीं आता है। ये उनको राष्ट्रीय लीडर बनने की जरूरत है, ना कि इस प्रकार की चीजों का डिफेंड करने की। सर वो तो अब फिर से अपनी जमात के लोगों को डराने लग गए हैं ना, क्योंकि आप देखिए सीएए के बारे के दौरान कैसे इन लोगों ने रायता फैलाया था, कितना शोर मचाया था कि मुसलमान जो है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन बताइए किसकी नागरिकता खत्म हुई? तो एनआरसी के नाम पर भी ये डराने का काम शुरू हो गया है ओवैसी की तरफ से। लेकिन आपने जैसे बताया कि इस बैठक में ड्रोन से निपटने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है सर, तो क्या ये माना जाए कि ड्रोन अटैक या उनसे तस्करी होना, हथियार लाना, ड्रग्स आना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए भारत अपने आप को तैयार कर रहा है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के लिए है। कोई भी किसी भी देश को, क्योंकि क्या हो रहा है कि ड्रोन के मार्फत आप हर वो काम जो कि आप फिजिकली लोगों को भेज करके करवाना पड़ता था, वो तमाम काम ड्रोन के मार्फत हो रहे हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहां पर अपने लोगों को तैयार करना, और ड्रग्स को भिजवाना, हथियारों को भिजवाना, गोला बारूद को भिजवाना, प्रोपेगेंडा मटेरियल को भिजवाना, ये तमाम चीजें ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो रही हैं। और इसलिए एंटी ड्रोन वॉरफेयर जो है वो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण भाग आज के किसी भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का हो गया है। आप देखिए यूक्रेन ने किस प्रकार से 7,000 किलोमीटर अंदर जाकर के और ड्रोन हमला करके वहां के उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को उड़ा दिया। तो ये एक बहुत पोटेंट वेपन सिस्टम है। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा दिया पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को। एक बार बार मैं ये बात कहता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर का एक मेजर टेक अवे है वो ये है कि जो लोगों ने सोचा था कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के पास कभी हो नहीं सकती, वो थी। और उसी टेक्नोलॉजी को अब यहां पर हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी में बहुत जबरदस्त इजाफा किया जा रहा है। और वो एआई एनेबल्ड एंटी ड्रोन ग्रिड जो है उसको मुझे लगता है उसको हम पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लेंगे। और जब लड़ाई का समय आएगा तो यही ग्रिड को, इसी ग्रिड को हम पूरी आर्म्ड फोर्सेस के ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करके और एक बहुत जबरदस्त अन ब्रेकेबल एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस और एयर डिफेंस फेंस हम तैयार कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी इसलिए है कि आज की तारीख में खास करके पाकिस्तान, तुर्की और चीन की मदद से भारत में इस प्रकार से ड्रोन के को प्रयोग करते हुए अपना मकसद साधने का प्रयास कर रहा है। और इसी टेक्नोलॉजी के साथ वो जो यहाँ के लोग, उनके उनके जो साथी संगी यहाँ पर हैं, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन और उनके साथ डायरेक्ट बातचीत करने, वहां से ड्रोन आता है वो लेकर के ड्रग्स को, और यहाँ पर किसी को पता है कि कितने बजे कौन कहाँ कितने बजे पहुंच रहा है और वो वहां पर उसको रिसीव करने के लिए तैयार है। तो ये तमाम चीजें इस प्रकार के प्रोएक्टिव अरेंजमेंट से इसको काफी चेक कर पाने में हम लोग सक्षम होंगे। सर हमारे आर्मी चीफ जो अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी तो जाते जाते कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था ना। और याद कीजिए पहलगाम आतंकवादी हमले के जो परपरेटर्स थे उनको भी तो हमने ड्रोन टेक्निक से खत्म किया था, कहाँ गुफा में छिप कर बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब जनरल द्विवेदी ने जाते जाते अपने समापन जो अंतिम उनका उनका भाषण रहा, उसमें ये कहा था कि आई वॉन्ट एन ईगल इन एवरी हैंड। ईगल का फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ईगल का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरी सेना का हर जवान ड्रोन युद्ध में माहिर हो, हर जवान के हाथ में एक ड्रोन हो और ऐसी काबिलियत हो कि वो दुश्मन के ड्रोन हमलों को नाकारा कर सके। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं
उसी चीज से प्रेरित हैं। उन्होंने एक पूरी स्पेशलाइज्ड बटालियन तैयार कर ली है जो कि ड्रोन वॉरफेयर में को पूरे पूरे को कंट्रोल करेगी और इसको ऑगमेंट करेगा ये जो अभी अमित शाह और जो हम अपना पीस टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट जो ग्रिड तैयार कर रहे हैं वो, और ये दोनों ग्रिड्स मैंने कहा इंटीग्रेट होकर के शत्रु के किसी भी ड्रोन चैलेंज को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बहुत अहम बैठक कहा जा सकता है इसको, और बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। करोड़ों रुपए बॉर्डर फेंसिंग पर खर्च कर रहा है भारत, और उन बॉर्डर्स पर जिन पर पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर शुरुआत से सर इन बॉर्डर्स पर नकेल कसी गई होती है, फ्री मूवमेंट जो जिसका फायदा म्यांमार के बॉर्डर पर चाइना उठा रहा है, अमेरिका उठा रहा है, सीआई उठा रहा है, ये सब अगर नहीं होता तो हमारे देश के अंदर शांति बहुत अच्छे तरीके से पहले से होती है। घुसपैठिए इस तरह से घुस नहीं सकते। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी तमाशा था, और ये सब कुछ जो है मुझे लगता है वो जो नेपाल के साथ पॉरस बॉर्डर है वहां पर भी होनी चाहिए। आपने सर इस पूरे विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए आपने समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।